चलिए लास्ट हमने हम लोगों ने कमिटेड कॉस्ट, संक कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था। सर मेरा एक छोटा सा डाउट क्लियर करना है इसके अंदर। पूछो। एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो होती है जिसमें हम मनी इज गेटिंग आउट ऑफ द पॉकेट, हाँ जी। और इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है जिसमें हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं। हम्म, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मेन डिफरेंस क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट का ही पार्ट है इम्प्लाइड, मतलब वो अपॉर्चुनिटी का मतलब एक्चुअल में आपके पास जेब से कुछ जा नहीं रही। डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत सारी, देखो एक रिलेवेंट कॉस्ट भी होती है, मतलब जो डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करे, है दोनों सेम ही, उसी के अंदर आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट का भी थोड़ा बहुत हिस्सा तो आता होगा ना? हाँ जी। चलिए अभी हम बात कर रहे हैं आई थिंक अगले। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का फर्क ये है, जो मैं स्टडी कर रहा था, कि opportunity cost is one of those implicit cost where the action has already been done. For example, implicit cost can be a superset where I mean you have a variety of decisions and you can take either, but if you take either it'll become an opportunity cost. But if you've done something already, then that lost opportunity is an opportunity cost, which is a part of implicit cost. देखो ऑल्टरनेटिव, जब आपके पास एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं ना, मतलब आपको कुछ किसी एक को एक्सेप्ट करना तो किसी लूज को करना है, समथिंग गेन है तो समथिंग लूज है, तो जो हमने लॉस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन है दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब अगर आप कुछ, जिसे अपॉर्चुनिटी गेन भी आएगा अभी, वो भी धीरे धीरे आप लोगों को क्लियर होगा जब रिलेवेंट कॉस्टिंग हम पढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉस्टिंग सिस्टम। तो थियोरिटिकल शुरू में बात हो रही है, द कॉस्ट मेजरमेंट मेथड टू यूज allocation cost to unit manufacturing standard और एक्चुअल कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको प्री डिसाइडेड आप एक बजट बनाते हैं और उसके बेसिस पे प्रोडक्ट के ऊपर क्या करते हैं, कॉस्ट को अलोकेट करते हैं। एक सेकेंड, साइज द कॉस्ट मेजरमेंट मेथड टू यूज टू अलोकेटिंग टू कॉस्ट यूज मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड, नॉर्मल और एक्चुअल कॉस्टिंग। तो अभी हम ये सारी चीज़ों को, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को तो एक चैप्टर आपको पढ़ेंगे, साहिल आपने तो पढ़ा हुआ है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड बनाएंगे जिसके बेसिस पर प्रोडक्ट के ऊपर उस कॉस्ट को चार्ज किया जाता है और फिर उसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर किया जाता है और उसके वेरिएंस का एनालिसिस किया जाता है। द कॉस्ट एक्यूमुलेशन मेथड टू यूज जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। देखिए जॉब कॉस्टिंग का मतलब होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर ऑर्डर मिला, जैसे कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जो भी कॉस्ट लगेगी उस पर्टिकुलर जॉब के ऊपर क्या किया जाएगा, लोकेट किया जाएगा। जैसे मान के चलो आपका काम कैटरिंग का है और कैटरिंग तो स्पेसिफिक ऑर्डर आते हैं, तो जब एक जॉब कॉस्टिंग मतलब है कि स्पेसिफिक ऑर्डर एक कस्टमर का, मतलब उसकी कॉस्ट को आप अलग से क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर जॉब के ऊपर असाइन कर सकते हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं ये लोग प्रोसेस कॉस्टिंग। देखो प्रोसेस कॉस्टिंग तो हम वहाँ यूज़ करेंगे जब कोई प्रोडक्ट एक से ज़्यादा प्रोसेस से होकर गुजरता हो और हर प्रोसेस के बाद उसकी अपनी इंडिविजुअल सेलिंग वैल्यू हो। जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग, अगर हम एक गारमेंट इंडस्ट्री में हैं तो गारमेंट इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि शर्ट बनने से पहले, अगर गारमेंट्स बनने से पहले वो डिफरेंट प्रोसेस से होके गुजरता है। लाइक एग्जांपल लें यार्न होता है एक धागा, थ्रेड जिसको हम कहें, तो थ्रेड की प्रोसेस होती है, तो थ्रेड की अपने आप में एक सेलेबल वैल्यू है। थ्रेड के बाद वो बनता है फैब्रिक, तो फैब्रिक की अपने आप में एक सेलेबल वैल्यू है। और फैब्रिक को प्रोसेस करने के बाद डाइंग, प्रिंटिंग और उसको कटिंग करने के बाद उसको हम गारमेंट्स में बदलते हैं, तो उसकी भी अपने आप में सेलिंग वैल्यू है।
तो अगर एक प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोसेस से होकर गुजरता है और हर प्रोसेस के एंड पर उसकी अपने आप में एक इंडिविजुअल स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस अवेलेबल है, तो हमें हर प्रोसेस के एंड पर उसकी कॉस्ट पता करनी पड़ती है कि जैसे धागे की क्या सेलिंग वैल्यू है, अगर हम देखा जाए तो जो थ्रेड बनाने में हमें क्या कॉस्ट लगी और थ्रेड से फैब्रिक को कन्वर्ट करने में क्या कॉस्ट लगी और फाइनली फैब्रिक को गारमेंट्स में बदलने में क्या कॉस्ट लगी। तो ईच प्रोसेस के एंड पे हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बेसिकली सर्विस सेक्टर के लिए यूज़ की जाती है। जैसे मान के चलिए एक होटल है, तो होटल में 100 रूम्स हैं, तो होटल क्या चाहेगा कि अपने रूम को किराए पे जो देता है एकोमोडेशन पे, तो उसको एकोमोडेशन देने पर क्या खर्चा आ रहा है, एक कमरे को देने की कॉस्ट क्या पड़ेगी उसको, तो सर उसको कैसे निकालेंगे, वो वाली सारी चीज़ें हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में सीखेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी जो लोडिंग का काम करती है, तो पर किलोमीटर चार्ज क्या किस रेट पे वो चार्ज करे। अगर कस्टमर उसके पास आता है कि मुझे मेरा गुड्स एक सर्टेन प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाना और इतना टन माल है, इतना केजी माल है, तो उस गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए पर किलोमीटर कॉस्ट, जैसे हम कॉस्टिंग में पर यूनिट कॉस्ट पढ़ते हैं गुड्स के केस में, ऐसे ही सर्विस सेक्टर में आपको सर्विस की कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो वहाँ के लिए हम यूज़ करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। द मेथड टू बी यूज टू अलोकेट ओवरहेड दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड। एक्टिविटी बेस्ड में क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे अलोकेशन ऑफ ओवरहेड को। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक फैक्ट्री है, उसमें 3-4 प्रकार के प्रोडक्ट्स बनते हैं और हर प्रोडक्ट के लिए एक्टिविटीज़ अलग होती है। जैसे एक्टिविटीज़ कॉस्टिंग का एग्जांपल हो सकता है, जैसे मशीन को सेटअप करना, तो मशीन के सेटअप के खर्चे लगेंगे, हमको रिक्विजिशन कॉस्ट देनी है, हमें जब कोई ऑर्डर देना हो हमारे सप्लायर को, तो उसके लिए हमें कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ती है। तो इस रिक्विजिशन की क्या कॉस्ट होगी, एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं कैंटीन में, तो कैंटीन के खर्चे किस बेसिस पे अलोकेट किए जाएं। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं हम एक्टिविटी बेस पे अलोकेट करना सीखेंगे। अब हम बात करते हैं आगे। तो प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में हमने बात की। व्हेन मैनी आइडेंटिकल और सिमिलर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और a service are being manufacturing such as assembling line cost and accumulated department by the process। तो असेंबलिंग हो सकती है किसी एक प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, एक में कटिंग हो सकती है, एक में असेंबलिंग हो सकती है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग ऑल्सो कॉल्स जॉब कॉस्टिंग, तो ये तो सब हमने पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, ये एक अलग से पूरा चैप्टर आएगा। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो पूरा एक चैप्टर है, उसको यहाँ पे से डिस्कस नहीं करेंगे हम। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको समझाया जाएगा कि आपको क्या करना है, एक स्टैंडर्ड सेट करना है कि किसी प्रोडक्ट को बनने में क्या कॉस्ट लगनी चाहिए और एक्चुअल क्या लगी है, उसके स्टैंडर्ड और एक्चुअल से कंपैरिजन ही क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। अब एक आपको फॉर्मूला दिख रहा है, द प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट इज कैलकुलेट एज फॉलोज। देखिए ओवरहेड तो आप समझ ही गए होंगे कि ओवरहेड क्या होता है। तो ओवरहेड को वेरियस प्रोडक्ट के ऊपर क्या करना पड़ता है, अलोकेट करना पड़ता है। तो ये जो रेट है ना, ये जो निकाला है ओवरहेड रेट फॉर्मूले से, प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट, ये इसको ब्लैंकेट रेट भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया है, बजटेड मॉनेटरी अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ले लिया कि हमारी कंपनी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो उसको साल भर में कितने एक्सपेंडिचर करने पड़ सकते हैं, मॉनेटरी एक्सपेंडिचर बजट बनाया उन्होंने कि इतने एक्सपेंडिचर हमें करने पड़ेंगे, और उस बजटेड एक्सपेंडिचर को प्रोडक्ट पे चार्ज करने के लिए एक अलोकेशन बेस ले लिया। अलोकेशन बेस कैसे हो सकता है, जैसे मशीन आर हो सकते हैं कि हमारी कंपनी साल भर में इतने मशीन घंटे काम करेगी, हमारी कंपनी साल भर में इतने लेबर आर काम करेगी, तो दीज आर द बेस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अलोकेशन बेस।
तो इस अलोकेशन बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे, और फिर इस रेट के अकॉर्डिंग इस ओवरहेड को वेरियस प्रोडक्ट के ऊपर क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। सर ये जो भी बजटेड मॉनिटरी अमाउंट है, ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में ये सारे फिक्स्ड ओवरहेड होंगे ना? नहीं, वेरिएबल ओवरहेड भी हो सकते हैं। ओवरहेड हैं फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, चाहे वो वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो, लेकिन इन जनरली जो वेरिएबल ओवरहेड होते हैं ना, वो एक्चुअल ही लगाए जाते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं किए जाते। तो तुम एक तरीके से ठीक ही कह रहे हो कि जो वो एक्सपेंडिचर है वो फिक्स्ड ही होंगे, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड को ही एलोकेट किया जाता है। जो वेरिएबल होते हैं वो तो प्रोडक्ट से डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल हो जाते हैं कि किस प्रोडक्ट पे कितने एक्सपेंडिचर लग रहे हैं। नहीं, इसमें मेरे को नहीं समझ आया लास्ट पार्ट जो आपने समझाया अभी। जैसे मान के चलो, इनका कहना है कि सर जो बजटरी ओवरहेड हमने बात करी वो फिक्स्ड वाले लें कि वेरिएबल वाले लें। तो मैंने बोला कि जिसको हम आइडेंटिफाई डायरेक्टली कर सकते हैं कि वेरिएबल है, जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाए, तो उसको अलोकेट करने की क्या ज़रूरत है। जैसे कि मान के चलो एक कंपनी है, 3 प्रोडक्ट बना रही, A, B, C, और हमें पता है कि A के लिए स्पेसिफिकली हमें कोई ओवरहेड करना पड़ रहा है, लाइक पावर हमको A और B में लगती है, C में पावर का कोई रोल नहीं है। C जो है वो लेबर से रिलेटेड है, लेबर ओरिएंटेड प्रोडक्ट, उसमें लेबर आती है और काम करती है, तो वो तो डायरेक्टली लेबर उसमें पता कर पा रहे हैं कि लेबर उसमें लग रही है, उसमें पावर का रोल ही नहीं है, तो पावर उसको अलोकेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम उस प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली ओवरहेड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो जब आप ओवरहेड को किसी प्रोडक्ट से डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लो वेरिएबल होने के कारण, तो उसके लिए फिर हम ये वाला रेट नहीं लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें ना मेन चैप्टर में आएंगी। मेन चैप्टर है आपका अलोकेशन ऑफ ओवरहेड। ये जो सेगमेंट है बहुत बड़ा सेगमेंट है। सर एक क्वेश्चन और है, आप अगर ओवरहेड पे स्ट्रेस कर रहे हो, मैं जब कॉस्टिंग देख रहा था तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और देन ओवरहेड्स थे व्हिच वर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। सो टॉकिंग अबाउट ओनली कैप्चरिंग द प्रीडिटरमाइंड रेट्स for the manufacturing overheads and it has nothing to do with the direct labor and direct material. डायरेक्ट लेबर और मटेरियल से इसका इसलिए रिलेशन नहीं है क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल को अलोकेट नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट मटेरियल हमें पता होता है कि यार इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए लगने वाला है, लेकिन ओवरहेड विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइबल डायरेक्टली। अब जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री का रेंट है और फैक्ट्री में 4 प्रोडक्ट बनते हैं, तो हमें नहीं पता ना वो चारों प्रोडक्ट में अलोकेट करना पड़ेगा ना उस फैक्ट्री रेंट को। एक सुपरवाइजर है, वो चारों प्रोडक्ट को सुपरवाइज करता है, तो जो सुपरवाइजर की सैलरी है वो फिक्स्ड है, तो उस फिक्स्ड सैलरी को चारों प्रोडक्ट के ऊपर अलोकेट करना है। लेकिन रॉ मटेरियल हमें पता है वो चारों प्रोडक्ट में कौन सा कितना लगना है, लेबर है, तो दैट्स वाई उसको अलोकेट नहीं किया जाए। एक्चुअल कॉस्टिंग जब एक्चुअली हम उसको पता करेंगे, यहाँ आपको कुछ समरी दी हुई है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो हम अगर बात करें, बिलो इज ए समरी ऑफ द 3 कॉस्ट मेजरमेंट मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट एक्यूमुलेशन मेथड यूजुअली यूज्ड विद द प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग। तो जनरली हम जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में इसको यूज़ करने वाले हैं। डायरेक्ट मटेरियल लेबर एप्लीकेशन रेट, स्टैंडर्ड रेट, डायरेक्ट मटेरियल लेबर एप्लीकेशन बेस, स्टैंडर्ड अमाउंट अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये सारी चीज़ें आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सीखोगे कि एक्चुअल प्रोडक्शन। साहिल और राजेंद्र आपने तो सीखा ही है कि हम जब किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो हम उसमें पहले एक्चुअल आउटपुट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए हमें एक्चुअल आउटपुट कितना लगने वाला है। ये पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर आएगा, तब मैं आपको वेरिएंस एनालिसिस बताऊंगा। वैसे आप दोनों को मैंने बता दिया, अमर को नहीं बताया है, कि हम लोग एक्चुअल आउटपुट ढूंढते हैं। एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लगेगी। उसके बाद जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को समझेंगे, जहाँ पर आपके पास स्पेसिफिकली जॉब आएगी, जॉब का कोई ऑर्डर मिला होगा, उसके ऊपर कॉस्ट को एलोकेट करना है, उसके लिए एक्चुअल रेट निकालेंगे हम लोग। उसके बाद उसके ऊपर एस्टिमेट नॉर्मलाइज रेट निकाला जाएगा कि अगर हम एक नॉर्मल कैपेसिटी पे काम कर रहे होते तो हमें क्या रेट ओवरहेड का मिलता।
तो ये सारे चैप्टर के पार्ट हैं। ओवरहेड को जब स्पेसिफिकली समझाएंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वेरिएंस रिपोर्टिंग। अब वेरिएंस रिपोर्टिंग का मतलब होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करके वेरिएंसेस का एनालिसिस करना। एक सेकंड में जरा ऊपर से लेंगे नीचे तक देख लूँ। जो चलिए हम एक कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट की टर्मिनोलॉजी को पढ़ लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब COGS के लिए हमने कॉस्ट शीट बताई हुई है। तो COGS कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द टोटल ऑफ द कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोड्यूसिंग आइटम दैट वर सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। तो जो प्रोडक्ट को बेचने में लगने वाली जो कॉस्ट है उसके लिए पूरी एक कॉस्ट शीट बनती है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, उसके बाद हम ओवरहेड उसके ऊपर चार्ज करते हैं। तो COGS मतलब प्रोडक्ट को बेचने में लगने वाली कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड COGS। उसके बाद बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, कि वो तो बेचने वाली जो माल बेचा उसकी कॉस्ट है, और COGM जो है जो प्रोडक्ट हमने कंप्लीट किया है, दोनों में फ़र्क है। जो बेचा है उसकी लागत और जो प्रोड्यूस किया है उसकी लागत। तो हम अगर जितना प्रोड्यूस किया उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देंगे, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, तो जो आएगा दैट इज कॉल्ड COGS। तो COGS इज द टोटल ऑफ द कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोड्यूसिंग आइटम दैट वर बॉट टू कंप्लीटेशन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो COGM जो है जितना हमने प्रोडक्शन किया हुआ, जितना हमने मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ। तो COGM में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आएगा क्या? नहीं आएगा। उसमें ओपनिंग प्लस करेंगे, क्लोजिंग माइनस करेंगे, तो हमारा COGS होता है। अब लेकिन जो COGM है वो तो करंट ईयर का मैन्युफैक्चरिंग है ना। एक होगा लास्ट ईयर का मैन्युफैक्चरिंग, उसको हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक, और जो करंट ईयर का मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्लस कर देंगे और क्लोजिंग माइनस कर देंगे, तो वो COGS बनेगा। COGM में केवल करंट ईयर का ही प्रोडक्शन आएगा, करंट ईयर। अब जैसे एक फॉर्मूला दिया है आपको नीचे, जैसे कि बिगिनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंटोरी प्लस परचेज फॉर अ रीसेल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग फॉर दी मैन्युफैक्चर। तो जो ये आ गया आपका COGM, ये आपका COGM है। और ये ओपनिंग स्टॉक था, ये इसमें से माइनस कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स COGM पता करना है। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल के साथ में परचेज वर्ड नहीं लिखा है, यूज्ड वर्ड लिखा है। जितना हमने डायरेक्ट मटेरियल यूज़ किया, तो इसको हम लोग जब कॉस्ट शीट का मैंने बेसिक समझाया था, मेरा एक लेक्चर भी डला हुआ है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। तो आप लोगों को भी समझाया था मैंने, साहिल मेरे हिसाब से तुम भी थे कॉस्ट शीट में। तो जिसमें बोला था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो कंज्यूम्ड, तो यहाँ जो यूज्ड और कंज्यूम्ड एक ही चीज़ है। तो कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला होता है कंज्यूम्ड का, याद है? नहीं सर, मुझे तो कॉस्ट शीट याद नहीं है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। मैं आपको वो बता देता हूँ कि ये वाला वीडियो आप जरूर देख लेना, तो आपको कॉस्ट शीट का मैंने पूरा बेसिक समझाया हुआ है मेरा। Growing businesses need a hosting solution that is powerful yet easy to manage. पूरी डिटेल कॉस्ट शीट मैंने समझाई हुई है। उसके अंदर इसमें चैनल पे चले जाओगे ना, तो आपको क्या कहते कॉस्ट शीट का पूरा बेसिक मैंने समझाया हुआ CMA कॉस्ट शीट। वो आप देख लेंगे तो आपको कॉस्ट शीट के बेसिक ये रहे कॉस्ट शीट। ये वो लेक्चर जिसमें कॉस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट कवर हुए हैं बहुत सारे, 50 मिनट्स का लेक्चर है।
जिसको आप देखेंगे तो ये पूरी कॉस्ट ये आपकी जो आएगी दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस जब आप बड़े क्वेश्चन करने जाएंगे अवेलेबल फॉर यूज टू रिमूव द रॉ मटेरियल। तो जो फैक्ट्री कॉस्ट आ गई यहाँ पे पर यूनिट कितनी आ गई सर? तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमने कॉस्ट शीट में कवर किया हुआ। तो ये बता दो ये COGM कैसे कैलकुलेट किया इन्होंने? तो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ आ गया, तो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ कैसे निकालेंगे हम लोग? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो जो आएगा दैट इज़ कॉल्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब उस रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर हमें एक और चीज़ प्लस करनी है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड। तो ये अप्लाइड कहाँ से आएगा? अप्लाइड के लिए वो बजटरी रेट निकाला ना जो आपने, जैसे मान के चलिए आपने साल भर में बजट बनाया कि हम 1 लाख रुपए के खर्चे करेंगे, और 1 लाख रुपए के खर्चे करेंगे, लेकिन हमको यूनिट कितनी बनाना है? 1 लाख बनाना है। तो 1 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाई 1 रुपीज़ पर यूनिट का हमारा एक्सपेंडिचर आएगा। अब अगर मान के चलिए मैंने एक्चुअल में 40,000 यूनिट बनाएंगे, तो मैंने अप्लाइड कितना किया, फिर मुझे ओवरहेड कितना अप्लाइड करना पड़ेगा? 40,000। गेटिंग माई पॉइंट? कि हमें ओवरहेड को अप्लाई करना पड़ता है प्रोडक्ट के ऊपर। तो जैसे ही मटेरियल और लेबर और अप्लाइड खर्चे आ गए, उसको बोलेंगे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और टोटल मैन्युफैक्चरिंग में लास्ट ईयर का बिगिनिंग WIP प्लस कर देंगे और क्लोजिंग WIP माइनस कर देंगे, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। तो मेजरली एक बात हमें ये ध्यान रखना है कि सर जो अप्लाइड आप बोल रहे हैं ना, इसमें कॉन्सेप्ट आएगा अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन। वो भी मैंने उसी लेक्चर में समझाया हुआ, मैं यहाँ पे वो समझा देता हूँ। सर एक क्वेश्चन है, अभी तो आपने बताया था कि COGM में हम बिगनिंग स्टॉक कभी नहीं कंसीडर करते, इट इज द परचेजेस ऑफ दैट ईयर। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, बट यहाँ पे फॉर्मूला में तो डाला हुआ है बिगनिंग। बिल्कुल समझा रहा हूँ मैं। पहले मैन्युफैक्चरिंग अप्लाइड को समझ लेते हैं। मैंने सोचा था कि मैं 1 लाख रुपए का खर्चा करूँगा, ये मेरा बजटेड एक्सपेंडिचर है, और मेरे यूनिट प्रोडक्शन मैंने सोचा 50,000 यूनिट हम बनाएंगे। तो हमने 50,000 यूनिट बनाई, हमने एक्सपेंडिचर का रेट कितना निकाल लिया? 2 रुपये पर यूनिट। अब मान के चलो ये तो मैंने एस्टीमेट किया था, बजट बनाते समय डिसाइड किया था। मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन 45,000 यूनिट है, तो मुझे खर्चे कितने अप्लाइड करने हैं? 90,000। ये तो मैंने अप्लाई किया, प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज किया है फिक्स्ड ओवरहेड को। मैंने अब अकाउंटेंट से पूछा एक्चुअल कितने हुए, उसने बोला 75,000। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा 15,000 है, इसको बोलेंगे ओवर अप्लाइड। क्या बोलेंगे? ओवर चार्ज। हमें प्रोडक्शन के ऊपर चार्ज करना चाहिए था 75, बट हमने चार्ज कर दिया है 90, तो दैट इज कॉल्ड ओवर अप्लाइड। और ऐसे ही अंडर अप्लाइड भी आ सकता है। अंडर अप्लाइड का मतलब कि हमने खर्चे 90,000 अप्लाई किए, पर एक्चुअल में अगर हमारे एक्सपेंडिचर 1,10,000 हो गए तो इट मीन्स दैट 20,000 का अंडर एब्जॉर्प्शन है। तो अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड का कॉन्सेप्ट आने वाले समय में आएगा, तब आपका ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा। अब आपका कहना है उस फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। हाँ जी बोलो। हमने ये नहीं बोला, फिनिश गुड्स के बारे में नहीं बोला हमने। वो जो मैंने बोला था ना कि सर ओपनिंग स्टॉक नहीं आता, वो मैंने फिनिश गुड्स के बारे में बोला। ये यहाँ पे लिखा WIP जो कि ना तो पूरी तरीके से फिनिश है, ना पूरी तरीके से रॉ मटेरियल है। तो COGM कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में WIP को कंसीडर करेंगे, फिनिश गुड्स को कंसीडर नहीं करेंगे। फिनिश गुड्स तो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है, वो तो लास्ट ईयर ही बन चुका है, हम तो केवल करंट ईयर का प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। तो ऐसा माल जो कि पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर्ड नहीं था, वो WIP, तो WIP का पार्ट जरूर आएगा COGM में, लेकिन फिनिश गुड्स नहीं आएगा। फिनिश गुड्स किस में आता है? COGS में। क्योंकि ये जो बन गया ना कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, इसके अंदर प्लस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो जो आएगा वो COGS बन जाएगा।
तो COGM प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या बन जाता है? वो COGS। गेटिंग माय पॉइंट? सर इसी फॉर्मूला में कॉग्स कहाँ पे है? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ पे आएगा? फर्स्ट वाले में, राइट? मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट लेबर। नहीं, ये हमारा है COGM। अब इस COGM में हम क्या ऐड कर रहे हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड विच वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड इन द लास्ट ईयर, जो हमारे पास पीछे से पड़ा हुआ है, उसको प्लस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, तो ये जो COGM है ना, ये COGS में बदल जाएगा। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया आपको नीचे, देखो इसमें ऑप्शन निकालो क्या आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 2, मेरे हिसाब से तो सी आना चाहिए। सी, बाकी को भी कोशिश करो। हाँ जी, बाकी लोग मैं तो भूल गया, मैं तो समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला पकड़ूं। नहीं समझा। सबसे पहले COGS निकालो उसमें। इसका आंसर सी होता है। COGS कैसे आता है? सेल्स माइनस GP। तो राइट, तो सेल कितनी है हमारी? 160। ये COGS आ गया। हाँ, अब COGS कैसे आता है? COGM ऐड क्या करें? ओपनिंग और लेस क्या कर दें? एंडिंग। तो ओपनिंग तो गिवन है ना हमारे पास। ओपनिंग है 60190 और एंडिंग कितना है? 58,300। तो इस पे पहुंचना है, इससे इस पे कैसे पहुंचे? ठीक है सर, जरा प्लस करना। ठीक है, 110 110, बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं सामने। अब आता है वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जो हमने पढ़ा था ना मार्जिनल कॉस्टिंग, उसका नाम ही वेरिएबल कॉस्टिंग। तो उसकी आपको जरूरत पड़ेगी, जो हम कंट्रीब्यूशन और वो जो सारी चीजें निकाल के लाए थे। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत टेक्निकल पार्ट है ये। तो वेरिएबल
and absorption costing are two different methods for inventory costing. Under both variable and absorption costing, all variable manufacturing costs are inventoriable cost. Only two difference between the treatment of fixed manufacturing overhead, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है ना और मार्जिनल कॉस्टिंग में जो बेसिक सबसे बड़ा डिफरेंस वो यही है कि जो वेरिएबल कॉस्टिंग है इन्वेंटोरी का वैल्यूएशन करते समय फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करता, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इन्वेंटोरी का वैल्यूएशन करते समय फिक्स कॉस्ट को भी कंसीडर करता है. वेरिएबल कॉस्ट का अजम्पशन है कि फिक्स कॉस्ट इज नॉट एन ए पार्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, इट्स ए पीरियड कॉस्ट. जो वेरिएबल कॉस्ट क्या अजम्पशन लेता है कि जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या है, पीरियड कॉस्ट है, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट नहीं होती. लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या बोलता है कि नहीं, वो पीरियड कॉस्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट का ही पार्ट. तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, द ट्रीटमेंट ऑफ द फिक्स. इस बात को आप याद रखना, अभी यहाँ एनालिसिस करते समय काम आएगी. तो बार बार वही रेट आ रहा है. द प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड ओवर रेट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज. बजटरी मॉनेटरी अमाउंट ऑफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल फॉर अलोकेशन. तो ये जो बजटेड एक्टिविटी लेवल है ना, बजटेड मतलब ये नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, नंबर ऑफ आवर्स हो सकता है, इसके बेसिस पे हमने अलोकेट करना है. एक्टिविटी लेवल लिखा एक्टिविटी, तो नंबर ऑफ मशीन आर हो सकता है, नंबर ऑफ लेबर आर हो सकता है. आप इस एग्जांपल को पढ़िए, आपको सारा समझ में आ जाएगा. जो मैंने समझाया है ना वही है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया. पढ़िए आप इस एग्जांपल. आ गया समझ में? पूरी तरीके से नहीं. अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड तो मैंने बताया, यहाँ तक तो आई होगा मेरे हिसाब से. जो मैंने एग्जांपल दिया वही तो लिखा रखा है उन्होंने. मैं टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज हो जाता हूँ. फिक्स्ड ओवरहेड और
क्या लिख रहे हैं वो, फिक्स्ड ओवरहेड इज अप्लाइड टू यूनिट प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आर। तो यहाँ पर जो उन्होंने एक्टिविटी बेस लिया है ना वो डायरेक्ट लेबर आर है। उसके बाद वो बोल रहे हैं द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आर अलाउड पर यूनिट फॉर 0.5 आवर्स। एक यूनिट को बनाने में 0.5 आवर लगते हैं। द कंपनी बजटेड 15 लाख 1.5 मिलियन इन द फिक्स ओवरहेड कॉस्ट। तो हमने बजट बनाया 15 लाख का फॉर द ईयर एंड इन बजट टू प्रोड्यूस 7,50,000 यूनिट। तो कितने घंटे लगेंगे 7,50,000 यूनिट को बनाने में, हाउ मेनी आवर्स वी कैन। तो यहाँ पर एक यूनिट को बनाने में 0.5 लगता है, तो 3,75,000 आवर लगेंगे। खर्चा कितना आना है 15 लाख। तो 15 लाख ये हमारा बजटेड मॉनेटरी एक्सपेंडिचर हो गया। तो 15 लाख डिवाइडेड बाई ये 3,75,000 आया। तो ये आ गया हमारा रिकवरी रेट। इसको क्या बोलते हैं, अप्लाइड रेट। ये 1 आवर का अप्लाइड रेट है। अब कंपनी ने एक्चुअली कितना प्रोड्यूस किया है, बजट कंपनी ने कितना बनाया था, कंपनी ने बनाया था कि 7,50,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, बट प्रोडक्शन हमारा 7,50,000 से ज़्यादा हुआ है, 8 लाख का प्रोडक्शन हुआ है। और हमने उसको बनाने के लिए एक्सपेंडिचर कितने इनकर्ड किए, 14,90,000। तो अगर हम अप्लाई करें तो हमने अप्लाई के लिए रेट निकाला था ना यहाँ पे $4 पर डायरेक्ट लेबर आ रहा है। तो हमने 80,000 यूनिट बनाई है, 80,000 यूनिट। और एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लिया, 0.5। तो 4 लाख घंटे लगाए होंगे। तो 4 लाख घंटे के हिसाब से 4 रुपये का रेट लगा के 16 लाख आ गया। ये 16 लाख अप्लाइड है और एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, 14,90,000। तो जो अप्लाइड है वो एक्चुअल से ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ओवर अप्लाइड। बस वो यही तो समझाया उन्होंने। यहाँ उसके बारे में वो लिख रहे, नोट दैट द फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड डिड नॉट इंक्रीज बिकॉज ए ग्रेटर नंबर ऑफ यूनिट वाज प्रोड्यूस देन हैड बीन प्लान्ड। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्शन जितना किया वो एक्चुअल प्लांट से ज़्यादा किया हुआ है। हमने प्लान किया था 7,50,000 का, बट हमने एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना कर दिया, मतलब हमने जो प्रोडक्शन किया है वो प्लान मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से ज़्यादा किया। ठीक है ना, ठीक है सर। इन्होंने हमें डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हैं पर यूनिट के और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट दे रखी हैं। तो ये लेबर आवर्स के अकॉर्डिंग ओवरहेड कॉस्ट को एलोकेट कर रहा है क्या? हाँ, मैंने बताया ना एक्टिविटी बेस लेना पड़ता है। वो फिर डायरेक्ट लेबर हो सकती है, मशीन आर हो सकता है, वही तो लिया है उन्होंने। तभी तो रेट आया तुम्हारा 1 घंटे का रेट। 1 घंटे का रेट आया ना यहाँ से। ठीक है। तो फिक्स ओवरहेड को हमने क्या करना पड़ता, अलोकेट करना पड़ता। अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्टिंग, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आर रिपोर्टेड एज ए पीरियड कॉस्ट। मैंने बताया ना आपको, जो यहाँ पर इसको पीरियड कॉस्ट मानते हैं। तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड है, जो वेरिएबल कॉस्टिंग को मार्जिनल कॉस्टिंग बोला जाता है। तो वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड जो है ना, फिक्स्ड ओवरहेड को पीरियड कॉस्ट मानती है, वो प्रोडक्ट के ऊपर इसको चार्ज ही नहीं करती। अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्टिंग, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड आर reported as a period cost and are expense in the period in which they are incurred. Thus, no matter what the level of sales, all the fixed factory overhead will be expenses period when incurred. तो सीधे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या कर दिया जाता है, चार्ज कर दिया जाता है। वेरिएबल कॉस्टिंग डज नॉट कन्फर्म टू गैप फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पज। गैप रिक्वायर्स द यूज ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूएस गैप के हैं, यूएस गैप है ना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को कंसीडर करता है, मार्जिनल कॉस्टिंग को कंसीडर नहीं करता। मतलब वो अकाउंटिंग की जो मेथड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मेथड, तो अब अगर उसमें इन्वेंटोरी का वैल्यूएशन करेंगे तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। दैट्स वाई लिख रहे हैं देयरफॉर वेरिएबल कॉस्टिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग।
However, many accountants feel that the variable costing is a better tool to use for internal analysis and therefore variable costing is often used internally. तो एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को ही कंसीडर करना है, ना कि वेरिएबल। तो वेरिएबल कॉस्टिंग केवल इंटरनल पर्पस के लिए यूज़ की जा सकती है। इट इज़ इन नोट पढ़ लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ओनली डिफरेंस इन द ऑपरेटिंग इनकम बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। मैंने आपको जैसे बताया कि वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट मेथड जो है, मार्जिनल कॉस्ट मेथड भी कह लीजिए, वो इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए फिक्स्ड ओवरहेड को प्रोडक्ट में चार्ज नहीं करती। तो इस इन्वेंटरी वैल्यूएशन के कारण जो वेरिएबल कॉस्ट मेथड है और जो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड, दोनों के स्टॉक का वैल्यूएशन डिफरेंट आएगा। और जब स्टॉक का वैल्यूएशन डिफरेंट आ गया तो दोनों की मेथड से बनाए गए इनकम स्टेटमेंट में भी डिफरेंट आएगा। और ये इनकम स्टेटमेंट में डिफरेंस केवल फिक्स्ड ओवरहेड के कारण आया हुआ डिफरेंस ही होगा और कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि दोनों मेथड में इन्वेंटरी का जो वैल्यूएशन है वो डिफरेंट होगा। इसलिए दोनों मेथड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। तो चैप्टर सर अलग से वेरिएबल कॉस्टिंग का। हाँ जी, वेरिएबल कॉस्टिंग आपको एक जगह जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे चैप्टर में यूज आएगी। ऐसे कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है। कई जगह आपको ब्रेक इवन पूछ लेंगे, कई जगह एमओएस पूछ लेंगे, अलग मतलब जो आप पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस डिफरेंट आएगा। वो सेगमेंट ए है, वो सेगमेंट ए है। अभी इस चैप्टर में बताएंगे आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इनकम स्टेटमेंट का रिकंसिलेशन आएगा, कि जिसमें हम बजट कॉस्ट क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हिसाब से पी एंड एल बनाएंगे और इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से पी एंड एल बनाएंगे, और उसके हिसाब से वेरिएबल कॉस्टिंग के हिसाब से पी एंड एल बनाएंगे, और दोनों के पी एंड एल को रिकंसाइल करेंगे। वो क्वेश्चन में आएगा प्रैक्टिकली। अब एक बहुत अच्छी बात लिखी है एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इफेक्ट ऑफ चेंज इन द इन्वेंटरी लेवल बिकॉज फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। ये जो लाइन लिखी है ना ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज द फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड आर ट्रीटेड डिफरेंटली अंडर एब्जॉर्प्शन वेरिएबल कॉस्टिंग, it is virtually certain that variable and absorption costing will result in the different amount of operating income। तो ध्यान रखिए, ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर दोनों जगह क्या आने वाली है, डिफरेंट आने वाली है। रीज़न बिंग मैंने आपको बता ही दिया कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन का जो ट्रीटमेंट है वो दोनों मेथड में अलग है। इसी कारण से दोनों मेथड में जो प्रॉफिट है, जो ऑपरेटिंग इनकम है, वो डिफरेंशिएट आएगी। ये कोई बड़ी क्राउड एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो? जैसे कोई ऐसी मतलब कोई रैंडम एग्जांपल, जिस कोई फिक्स ओवरहेड का जो मतलब वेरिएबल कॉस्टिंग में नहीं लग रहा है लेकिन एक्चुअल कॉस्टिंग में लग रहा है, और इनकम स्टेटमेंट का इफेक्ट दिखा सकते हो। उसके लिए मुझे बहुत लंबा एग्जांपल बनाना पड़ेगा। चलो बना लेते हैं, थोड़ा माइंड में पिक्चर बन जाएगी। जैसे मान के चलिए हमने रॉ मटेरियल खरीदा, $1,000 यूनिट के हिसाब से खरीदा, 1,50,000 $15,000 को लेकर। इसके ऊपर लेबर लगाई $25,000, और हमने जो बजटेड ओवरहेड थे हमने सोचे कि सर 50,000 होंगे और यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे, सपोज दैट 25,000 या 2,500 ले लेते, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है ऑफ WIP, $15,000
10,000 का हमारे पास क्लोजिंग WIP है ना, WIP है। तो टोटल हो गया, ये फिक्स्ड है ओवरहेड है ना, ये फिक्स्ड है। ठीक है, मैंने मान के चलिए प्रोडक्शन किया है 5,000 यूनिट और सेल कर दिया 4,000 यूनिट। ठीक है, अब मेरे पास ये डेटा है, अब इसके अकॉर्डिंग मुझे ना दोनों के ऑपरेटिंग इनकम को पता करना है। यस। तो मैं यहाँ पे ना दोनों का कॉस्ट शीट ही बना दे रहा हूँ अलग तरीके से। तो सबसे पहले हमारा रॉ मटेरियल आ गया, वो तो दोनों में सेम आना है। सो रॉ मटेरियल हमने 50,000 लिख लिया। उसके बाद लेबर हमने लिख ली, क्वेश्चन में हमें 25,000, मटेरियल 15,000 था ना, ये हमने लिख लिया। अभी हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। ठीक है, अब यहाँ हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ले रहे हैं, तो हमने 50,000 का सोचा था और ये कितना आया 2500 हमने यूनिट प्रोड्यूस किए, तो एक यूनिट के लिए कितना खर्चा आता है? 50,000 डिवाइडेड बाई 2500 इंटू एक्चुअल में हमने 5,000 बनाया, तुम्हारा 1 लाख रुपए का खर्चा आना चाहिए, है ना। ठीक है, मैं थोड़ा सा अमाउंट कम ले लेता हूँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा खर्चा आ गया। तो ये अब इसमें ऐड क्या कर दें, ओपनिंग WIP प्लस कर दें। ओपनिंग WIP कितना है? 15,000 है, और लेस कर देंगे हम लोग क्लोजिंग। तो यहाँ पे क्लोजिंग WIP कितना माइनस कर दूँ मैं? -10। इन सब का लगा लेते हैं टोटल। तो ये हमारा क्या आ गया? COGM आ गया कि नहीं आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी पड़ी? 1,45,000 डिवाइडेड बाई 5,000 कर दूँ, प्रोडक्शन 5,000 किया, 29 रुपये। इसमें से लेस कर दें हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश, तो वो कितना आएगा? 29 इंटू सेल 4,000 किया तो 1,000 बचा होगा हमारे पास। 5,000 का प्रोडक्शन किया है, 4,000 हमने सेल कर दिया तो 1,000 क्लोजिंग स्टॉक बना होगा। तो ये माइनस कर दिया तो ये आ गया हमारा COGS। तो ये आ गया COGS। तो COGS कितना आ गया आपको? 145 माइनस 29, ये हमारी COGS है। और मान के चलो इस एक यूनिट को की सेल प्राइस हमको गिवन है, सेल प्राइस है ना। अभी मैंने सेल प्राइस नहीं लिखी थी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। मान के चलो एक यूनिट को हम 100 रुपये में बेचते हैं, तो सेल कितने का हो गया हमारा? सेल कितने की होगी? 4,000 इंटू 100, तो यहाँ प्रॉफिट आ गया आपका। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम।
ऑपरेटिंग इनकम 284 आ गई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब सेम चीज़ मार्जिनल कॉस्टिंग में कर लेते हैं, मार्जिनल या वेरिएबल कॉस्टिंग। तो वेरिएबल कॉस्टिंग में रॉ मटेरियल तो यही आना है, सामने सामने लिख रहा हूँ ना, 25,000 लेबर आना है। बस यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करना है, यहाँ भी नील मान लो। तो ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया हमारा, वो तो 15,000 है ही। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 10,000 है। तो COGM कितना है, 45,000। तो यहाँ पर प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आएगी, 45,000 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 9 रुपये आई। तो ये 20 रुपये का फ़र्क क्यों है दोनों स्टॉक में, क्योंकि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना माइनस कर दे, 9,000। तो ये COGS कितना आ गया, 45 में से 9 गए तो 36। तो सेल जो प्राइस है वो तो सेम रहने वाली। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आएगा, तो देखो दोनों में प्रॉफिट डिफरेंट आ गया समझ में। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कैसे, क्या फॉर्मूला था एक बार? एक सेकंड जब चार्जर लगा रहा हूं। हाँ जी बोलिए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का फॉर्मूला एक बार दिखा देना बस। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, मैं भी वहीं कंफ्यूज हुआ था कि 9,000 और 29,000 कैसे आया। ये से आया ना, ये COGM है ना, एक 45 डिवाइडेड बाई 5,000 करो, हमने जितना प्रोडक्शन किया उससे डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का रेट आएगा ना। यहाँ 45,000 डिवाइडेड बाई 5 किया तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दोनों में अलग अलग पड़ी है। तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंट को रिकंसाइल करना पड़ेगा। मैं नहीं सर ये 29,000 और 9,000 कैसे आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स? हमने कितनी यूनिट बनाई है, 5,000, बेच कितनी दी, कितना हमारे पास क्लोजिंग बच गया होगा, 1,000 1,000 और 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आती है, इस जगह 29 आई है तो 29 इंटू 1000 कितना हो गया, 29,000। तो यहाँ पे कितनी है, तो देखो इन दोनों के जो प्रॉफिट में डिफरेंस है उसका सबसे बड़ा रीजन फिक्स कॉस्ट ही है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्शन का पार्ट नहीं मानता। वो बोलता है ये तो खर्चा है, ये प्रोडक्शन में लगा ही नहीं, वो तो पीरियड कॉस्ट है, बोले उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। वेरिएबल कॉस्ट का अजम्पशन है ये, इस कारण दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंशिएट आ जाता है। ये सामने एग्जांपल है, यहाँ पर हमने फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया, क्योंकि ये तो बोलता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करता है ये, और उस कॉन्ट्रीब्यूशन में तो ये जो आया है इसकी नज़र में कॉन्ट्रीब्यूशन है, देख रहे ना, प्लस माइनस ठीक है ना, 15 और 25 प्लस ओपनिंग, माइनस कर दिए तो यहाँ आ गया 36। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ सर ये पीरियड कॉस्ट होती है, जिसका P&L में ट्रीटमेंट कैसे होता है, फिक्स्ड कॉस्ट को कौन से खर्चे में डाल देते हैं? ये तो हमारा ऑपरेटिंग इनकम है ना, उसको अदर एक्सपेंडिचर में डाल के ख़त्म कर देते हैं। ऑपरेटिंग इनकम ये मेन ऑपरेशन से रिलेटेड है,
like gross profit. Got it. So that's why they are saying कि वो दोनों में डिफरेंस होता है. अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन ग्रेटर देन सेल्स. तो इन्वेंट्री क्या होगी, इंक्रीज होगी कि नहीं होगी. जैसे मेरे इसको एग्जांपल में प्रोडक्शन जो है वो ग्रेटर देन सेल है. 5,000 का प्रोडक्शन है और मेरी एक्सपेक्टेड सेल 4,000 है, तो मेरी इन्वेंटरी का लेवल बढ़ते जाएगा क्योंकि इन्वेंट्री मेरी 1,000 हो गई. तो अगर प्रोडक्शन जो सेल्स अमाउंट से ज़्यादा है तो इन्वेंट्री आपकी बढ़ जाएगी. Whenever production is greater than sale, the operating income calculated under the absorption costing method is greater than operating income under the variable cost. Very very important. लाइन को इंटरप्रेट कर पा रहे हो, इस लाइन का इंटरप्रिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है. सोचो जरा 1 मिनट इसके ऊपर, और लॉजिक क्लियर होना चाहिए. सर ये क्यों बोल रहे हैं लाइन? हाँ सर, फिक्स कॉस्ट आ गई ना, तो उसमें 29 का सीधे फर्क पड़ जाएगा ना. ठीक है, तो अगर मान के चलिए तो वो आपसे ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Whenever production is greater than sales, the operating income calculated under absorption costing is greater than operating income under variable. तो जब आपका प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा, सेल कम होगी, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट ज़्यादा ही आना है. क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो इन्वेंटरी का वैल्यूशन है, अब देखो दोनों जगह ये रीज़न है डिफरेंस का. क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री 29 है, वहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री 9 है. तो जहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा वैल्यू पे रखा है वहाँ का प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा. ओके. और अगर सेल्स ग्रेटर देन प्रोडक्शन है तो इन्वेंट्री का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो फिर वहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट का प्रॉफिट ज़्यादा आएगा. ठीक है ना. वेरिएबल कॉस्ट मतलब मार्जिनल कॉस्ट. फॉर्मूला में जाना, एक्सेल शीट में जाना. ये क्या बोला है इन्होंने अभी लास्ट लाइन में कि अगर मेरी सेल्स बढ़ जाती है प्रोडक्शन से, दैट मींस मेरा प्रॉफिट जो है एब्जॉर्प्शन में कम आएगा, क्योंकि वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक फिर कम होगा मेरे पास. राइट. क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन कम होगा, तो मेरी इनकम कम हो जाएगी. ओके फाइन. तो ये फॉर्मूले दिए. प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑपरेटिंग इनकम. प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल एब्जॉर्प्शन. The following table summarize the effect of operating income of change of inventory level, production compared to sales. तो अगर जहाँ प्रोडक्शन और सेल्स हैं तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन और वेरिएबल कॉस्ट में प्रॉफिट दोनों में बराबर आएगा. जितना माल बेच दिया उतना हमने प्रोडक्शन कर दिया. क्लोजिंग स्टॉक कुछ है ही नहीं, तो इनकम दोनों तरफ बराबर आनी है. प्रूफ करके देख लो इसी एग्जांपल में. यहाँ क्लोजिंग स्टॉक कुछ होता ही नहीं, तो जब क्लोजिंग स्टॉक कुछ है ही नहीं तो दोनों में सब कुछ बराबर ही आना है. कुछ अगर ये दोनों 5,000 होते तो, अगर ये दोनों 5,000 होते तो क्लोजिंग स्टॉक कुछ बचता ही नहीं ना, तो 0 हो जाते दोनों. 0 हो जाएगी ना. तो जब हमारे में दोनों में इन्वेंटरी 0 है तो दोनों में प्रॉफिट में क्या डिफरेंस बचे? बट फिर भी डिफरेंस आएगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस नहीं आएगा ना. तो क्लोजिंग स्टॉक ही P&L में जाता है. जब आप ऑपरेटिंग इनकम निकालोगे, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, वो P&L के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं. जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो क्लोजिंग स्टॉक को साइड में लिखते हो नीचे इनकम स्टेटमेंट में. अब वो तुम्हें इनकम स्टेटमेंट का वो ट्रेडिंग अकाउंट जैसे ओपनिंग प्लस परचेस और क्रेडिट साइड आएगा सेल्स. नहीं सर, ये सब मैं घूम गया इधर. वो ऑपरेटिंग इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि अगर आप P&L बनाओगे तो अगर क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंसेस नहीं है तो दोनों का रिजल्ट भी सेम आएगा. ओके.
प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स इक्वल टू प्रोडक्शन ग्रेटर देन है सेल्स में, तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा हमारे पास। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर बच जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स्ड एलिमेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ज़्यादा आएगा। तो जहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ज़्यादा आएगा, वैल्यूएशन ज़्यादा आएगा, उसको कहीं ना कहीं हम लोग, तो क्लोजिंग स्टॉक का अगर वैल्यूएशन ज़्यादा आ गया तो हमारी ऑपरेटिंग इनकम भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम है तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। इसलिए इन्होंने ग्रेटर और लेसर के एनालिसिस दिए। अब इन्होंने आपको इनकम स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन बना के दिया होगा इस नीचे के नंबर में। ये क्लोजिंग स्टॉक कम कैसे हो सकता है, मतलब ये तो इतना बनाया बेस हमारे लास्ट ईयर का भी पड़ा होगा ना, वो उन्होंने इसमें ये बात नहीं लिखी कि हमारे पास ओपनिंग कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेल माल से ज़्यादा हो जाए। तो इसका मतलब वो कहना चाहते हैं करंट ईयर का प्रोडक्शन, वो करंट ईयर प्रोडक्शन है। तो करंट ईयर प्रोडक्शन अगर सेल से ज़्यादा तो इसका मतलब पिछले साल का माल बेचा होगा ना, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि सेल प्रोडक्शन से ज़्यादा हो जाए अनलेस आपके पास प्रीवियस ईयर का माल पड़ा हुआ, तो ओपनिंग स्टॉक इन हैंड होगा। तो ये हमारा एक फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का, जिसमें हम सेल्स निकालेंगे और COGS निकालेंगे, और उसका GP आएगा, वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और फिक्स्ड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसको हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। और ये जो फॉर्मूला है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें आपकी जो फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट है वो कॉग्स के बाहर लग रहा है, राइट? कॉग्स के बाहर लग रहा है, मैं समझा नहीं। मतलब जैसे भी आपने बताया था ना वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखा, ना वो अलग है, वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो उसमें आएगी। उसमें लिखा है ना, देखो COGS में वेरिएबल एंड फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ आइटम सोल्ड। ओके। वो नीचे लिखा नॉन मैन्युफैक्चरिंग, हमने यहाँ तक सीखा है। बट सर हमने देखा था वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट लग रहा है, लेकिन वेरिएबल में नहीं लग रहा है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में शामिल नहीं होता है। वेरिएबल कॉस्ट जब इन्वेंटरी का वैल्यूएशन करती है तो वो बोलती है कि ये वाली जो फिक्स कॉस्ट है ये इन्वेंटरी के वैल्यूएशन में हमने काउंट नहीं करना है। राइट। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलती है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो फिक्स कॉस्ट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ अ क्लोजिंग इन्वेंटरी। राइट। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो जब क्लोजिंग में फिक्स का पार्ट हो जाता है, फिक्स कॉस्ट का पार्ट बढ़ जाता है, तो जो फिक्स कॉस्ट को हमने कंसीडर कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इन्वेंटरी बढ़ जाएगी। करेक्ट। और इन्वेंटरी अगर बढ़ जाएगी हमारी, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा बढ़ गया कंपैरेटिवली वेरिएबल कॉस्ट से, तो हमारा प्रॉफिट भी तो बढ़ जाएगा ना, ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट। राइट। तो इसी को उन्होंने एलिबरेट किया। और यहाँ पर निकाला जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो देखो यहाँ पे फॉर्मेट ही अलग दिया होगा, ये वेरिएबल कॉस्टिंग का फॉर्मेट है। सेल्स माइनस, देखो यहाँ पे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिए, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यहाँ क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। उस कंट्रीब्यूशन में से हमने माइनस क्या किया, वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो आ गया कंट्रीब्यूशन माइनस। और फिर उसके बाद इस कंट्रीब्यूशन में तो जो हमने निकाला ना ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इसको यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन बोलते हैं और इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग इनकम। तो ऑपरेटिंग, इस ऑपरेटिंग, अब ये देखो यहाँ पर हमने क्या निकाला है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और फिर यहाँ पर हमने ऑल फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दिया, दोनों को अलग अलग लिया। देखो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ली है, यहाँ पे नॉन मैन्युफैक्चरिंग भी ली। ऊपर हम देखेंगे ना तो हमने केवल नॉन मैन्युफैक्चरिंग लिया, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो COGS का पार्ट बना, COGS का पार्ट हो गया। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने देखा था फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो COGS का पार्ट जाती है, वेरिएबल कॉस्टिंग में नहीं होती। डिफरेंस। और
फिक्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो भी वो तो अलग हटेगी कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग इनकम करेंगे तो निकाल। वो तो इससे ऑपरेटिंग, तो दोनों की ऑपरेटिंग इनकम में डिफरेंशिएशन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे COGS में फिक्स को कंसीडर किया गया है, यहाँ पे COGS को निकालते समय फिक्स को कंसीडर नहीं किया है। इसके रिकंसिडर अच्छा वेरिएबल को स्टिल कंसीडर किया वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, क्योंकि वो प्रोडक्ट का पार्ट मानते हैं ना। मैंने बताया ना, वेरिएबल कॉस्ट बोलता है कि जो फिक्स कॉस्ट है वो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है, वो पीरियड का पार्ट है, उसका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा अजम्पशन है। एक्चुअली मेरे लिए टर्मिनोलॉजी सारी एकदम नहीं है, थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है। अब इसको पूरा डिटेल समझाया हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन में हो सकता है आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाए। हाँ, इसमें ना ईयर 1 ईयर 2 दोनों डाल दिए, तो ये इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर इन्होंने समझा दिया होगा तो नीचे समझा दिया। अब देखो दोनों के इनकम स्टेटमेंट बना दिए उन्होंने, तो अब आप इस एग्जाम्पल को समझिए। अभी और इन्होंने यहाँ पे फीफो मेथड भी डाल दिया है ना, तो ये एक सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। अब अगर हम देखें, हार्डी कॉरपोरेशन यूजेस द फीफो मेथड ऑफ टू ट्रैक इन्वेंटोरी। द रिकॉर्ड फॉर द हार्डी इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फॉर सिंप्लिसिटी अज्यूम दैट द अमाउंट गिवन आर बोथ द बजटेड अमाउंट एंड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ दिस। देयर वाज नो वेरिएंसेस। अब आपको है ना बिगिनिंग इन्वेंटोरी बिल्कुल जीरो दी है कि हमारे पास कोई बिगिनिंग इन्वेंटरी नहीं है, फर्स्ट ईयर में तो नहीं है। उसके बाद हमने देखो प्रोडक्शन कितना किया है, 12,000 का किया, और हमारे पास एंडिंग इन्वेंटरी बच गई है कितनी, 7,800 नहीं, 7,800 नहीं, हमने बेची 7,800 है, और 4,200 हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंटरी है। गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो ना क्वेश्चन? फर्स्ट ईयर को पार्ट एग्जांपल समझ में आ गया? फिर उसके बाद देखो आपको क्वेश्चन में नीचे अदर इन्फॉर्मेशन गिवन है, सेल्स गिवन है, और सेल्स हम करते हैं 2.10 पर यूनिट। तो जरा मल्टीप्लाई करना 7,800 इंटू 2.10, इतना ही आता है 16,380। चेक करना है कैलकुलेटर आप लोगों के पास किसी का? सही है सर, है ना। उसके बाद वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिए और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गिवन है, और फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गिवन। तो एक बात ध्यान रखना, सेलिंग कभी भी COGS का पार्ट नहीं होता है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कभी भी COGS का पार्ट नहीं होता। इसके लिए आपको वो 50 मिनट की कॉस्ट शीट देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने समझाया है सारा। तो COGS में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आते, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज ए पार्ट ऑफ COS, कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर ईयर 1 एंड ईयर 2 यूजिंग एब्जॉर्प्शन इन वेरिएबल कॉस्टिंग। तो आपका पूरा एनालिसिस हो जाएगा इसमें। अब देखो हमारे पास सेल्स करी हमने 25,200। सबसे पहले अब यहाँ देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये सेल तो दोनों में बराबर है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, 10,800। यहाँ हमने लिया फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ईयर 1 में, इनकम उनको फर्स्ट ईयर का सीखना है ना, पहले ईयर ऑफ फर्स्ट ईयर। तो 7,800 लिया है, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी, 0.9 ही थी ना, ये 0.9, क्योंकि क्वेश्चन ने वेरिएबल लिखा तो दोनों में आ गई। साइड में वेरिएबल कॉस्ट का भी बना हुआ है। अब देखो यहाँ पर हमने फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग को ले लिया 3,250, तो हमारा COGS आ गया, लेकिन यहाँ पे COGS कितना है, केवल ये वाला पोर्शन है। तो दोनों की कंट्रीब्यूशन मार्जिन में डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकाली? 5,000 डिवाइड बाय 12,000
फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5000 है और कितना प्रोडक्शन करते हैं हम 12000 का करते हैं ना 3.5000 क्या है 3.5000 क्या है फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ओके ठीक है डिवाइडेड बाय 12000 तो फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट हमारा एक्सपेंडिचर आ गया 1 यूनिट के हिसाब से 12000 क्यों डिवाइड किया 12000 का प्रोडक्शन किया है ना हाँ लिखा ये लिखा 12000 प्रोडक्शन इन यूनिट्स ओके 1 यूनिट का खर्चा आ गया और हमने बेची कितनी है 7800 तो ये कॉस्ट आ गई COGS ठीक है यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें फिक्स को भी लिया है तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी 10,270 लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में केवल किसको लिया है किसको कंसीडर किया ओनली वेरिएबल को फिक्स को कंसीडर नहीं किया ना तो देखो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा थी तो यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 6110 और यहाँ पे कितना आया 7110 वेरिएबल S&A क्या चीज है S&A सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वो हम उसमें अब्जॉर्प्शन में नहीं लेते हैं लेते हैं नीचे लिया प्रेजेंटेशन डिफरेंस है ये देखो अच्छा अमाउंट डिफरेंट दोनों का प्रॉफिट अलग अलग है इसमें 4500 है उसमें 2250 है S&A मैं आपको इसमें 4500 आ रहा है S&A और उसमें आ रहा है 2250 क्योंकि ये वेरिएबल और फिक्स दोनों को कवर किया 2250 कितना हो गया 4500 यहाँ इन्होंने वेरिएबल पहले लिख लिया है और फिक्स नीचे लिखा है तो वेरिएबल मिला के है 4500 ही लेकिन कंट्रीब्यूशन निकालते समय वेरिएबल को कंसीडर किया है ना और फिक्स कॉस्ट को सीधे ये क्या फंड है सर कंट्रीब्यूशन निकालते कर वेरिएबल हमने पढ़ा था मार्जिनल कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन निकालते समय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ओके तो जो भी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कॉस्ट और सेलिंग एंड तो आपका ऑपरेटिंग इनकम आ जाता है तो वेरिएबल कॉस्ट का ये फॉर्मेट ऐसा ओके जिसमें कि सारी वेरिएबल कॉस्ट सेल्स में से माइनस हो जाती है तो पहले आता है कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन के बाद सीधे फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है ओके तो वेरिएबल कॉस्टिंग में ओके पहले आप सारी वेरिएबल कॉस्ट लेते हो फिक्स कुछ भी नहीं लेते और लास्ट में फिक्स लेते हो यहाँ पर देखो वेरिएबल अलग ली फिक्स अलग ली तो COGS का पार्ट हो गया इसको अब मेरे फॉर्मेट से भी बना सकते हो उन्होंने दूसरा फॉर्मेट यूज़ किया मैं दूसरा यूज़ करता हूँ तो जो मैंने बनाया ना उससे भी आ जाएगा ये यहाँ फिर आपको थोड़ा सा COGS निकालने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा रॉ मटेरियल तो रॉ मटेरियल तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है सीधे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखनी पड़ेगी फिर फिक्स लिखनी पड़ेगी तो इस फॉर्मेट से भी कर सकते हो अब सेकेंड ईयर में आए तो सेकेंड ईयर में भी वही सारी चीज़ें लेकिन सेकेंड ईयर में हमने माल कुछ अलग बेचा होगा सेकेंड ईयर में हमने कितना गुड्स बेचा है प्रोडक्शन किया 10,000 का ये जो 4200 बच गया था ये ओपनिंग स्टॉक हो गया नेक्स्ट ईयर का समझ रहे हो ना ये क्लोजिंग स्टॉक था फर्स्ट ईयर के एंड का तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया सेकेंड ईयर का हमने प्रोडक्शन किया 10,000 तो हमारे पास 14,200 का टोटल अवेलेबल फॉर सेल आ गया उसमें से 12,000 का बेच दिया तो 2200 का स्टॉक बना बस अब यही देखना है स्टॉक के वैल्यूएशन में बहुत डिफरेंस होगा दोनों में अब ऑब्जर्व करो दोनों में सेल सेम है 12,000 इंटू 2.10 वहाँ पे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 0.9 है वहाँ पे भी 0.9 है वहाँ पर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हमने कितना कंसीडर किया है 1750 ईयर 1 की और ईयर 2 तो 50 कहाँ से आया फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ईयर 1 की थी ना वो
कहाँ गई 3250 है, लेकिन उसमें से माल कितना बचा है? इसका वर्किंग नोट बनाया होगा इन्होंने, ये ऐसे आई। Beginning inventory for the year 2 is 4200 and those units were produced during the year cost. Each unit fixed manufacturing और 5000 थी और कितने बनाए हमने? 12000 बनाई। तो एक यूनिट को बनाने में कितने खर्चे आए? 0.4167। तो 4200 यूनिट पड़ी है तो उसका 0.416 के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट आ गई 1750। तो फिर से बता दो यार ये बैटरी उड़ गई है वो 4200 हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंटरी पड़ी है ना, लास्ट ईयर की बची हुई। राइट है ना? तो फीफो मेथड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो पहले आया वो बिक गया। तो यहाँ पर लास्ट ईयर हमने खर्चे कितने किए थे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के? 5000 किए थे। एक यूनिट के लिए खर्चा कितना किया था? 0.4167। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है? 4200 इंटू 0.416 करोगे तो ओपनिंग कॉस्ट कितनी आ गई है? 1750। ओके ऐसी सेकेंड ईयर की निकालिए। अब सेकेंड ईयर में टोटल यूनिट कितनी सोल्ड करी है? 12000। उसमें से पुरानी कितनी बेची होगी? 4200। करंट ईयर कितनी बेची? 7800। और करंट ईयर में टोटल खर्चा कितना हुआ? 5400। बनाई कितनी थी? 10000। तो एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा हुआ? ये कहाँ लिखा है बनाई कितनी थी? 10,000। मैन्युफैक्चरिंग लिखा था ना 10000, क्वेश्चन में लिखा है। ओके प्रोडक्शन 10,000। तो 10000 बनाई है। एक यूनिट को बनाने में खर्चा कितना आता है? 0.54। 0.54 इंटू 7800। अब ये पूछो 7800 कहाँ से आया? 7800 तो फीफो की टर्मिनोलॉजी से यूनिट्स आए। करंट ईयर की फिक्स कॉस्ट, तो करंट ईयर की फिक्स कॉस्ट ये आ गई 41। क्या डिटेल लेवल है सर? प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा मैं। अब इसको मैं अपनी मेथड से समझाऊंगा तो और तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए और लंबा जाना पड़ेगा मैं। पर मेरे को ये डर लगता है कि मैं और डिटेल समझाऊँ तो कहीं और दूसरे डायरेक्शन में ना चले जाऊँ। इस मेथड को मैं एक दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ कि आपको आ गया समझ में। सर आज इतना ही कर ले बस। अगर बाकी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो तो ठीक है, इतना ही रख लेते हैं। फिर हम लोग कब मिलेंगे? वेडनेसडे, है ना? मैं इसमें आपको और थोड़ा डिटेल समझा दूंगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस अलग तरीके से। मीनवाइल आप इसको रिवाइज करके रखो। तो कितने बजे मिलना है वेडनेसडे? सुबह 8 बजे। ठीक है। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। इसी टॉपिक को मैं तो आपको यही वाला क्वेश्चन कराऊंगा अगले लेक्चर में भी, लेकिन अपनी मेथड एक दूसरी मेथड से भी कराऊंगा तो हो सकता है आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है? हाँ सर। इनका थोड़ा ना फॉर्मेट डिफिकल्ट है, मैं एक सिंपल फॉर्मेट भी आता है मुझे।